गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ सुनो पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम में आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सुबह बखैर, जुमे का बाबरकत दिन आपको मुबारक हो। साथ ही साथ मेरी को होस्ट नजफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज उनकी सालगिरह का दिन है, तो हैप्पी बर्थडे नजफ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा एक खूबसूरत शो, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा सूरत हाल की और जानेंगे कि आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान है भी या फिर नहीं। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम बदलते ही गैस कहाँ गायब हो जाती है। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि एक्जिमा और अटोपिक डर्मेटाइटिस है क्या। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में बदलते मौसमी और सियासी हालात की वजह से शदीद मुतासर होते निज़ाम तालीम और तलबा के मसाइल भी हम गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे उन माशरती रवैयों पर जो दुनिया भर में हमारी जग हसाई का सबब बन रहे हैं। माहिरीन से ये जानेंगे कि पत्थरों और नगीनों के इंसानी शख्सियात पर क्या असरात मुरतब होते हैं, और आपको बताएंगे याजूज माजूज नामी उस मखलूक के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जिन्हें कुरान करीम कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक करार देता है। और उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो। और सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप इस शो में मज़ीद देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय तो हमारे लिए अहम है ही, उससे हमें रहनुमाई हासिल होते हैं। तो फिर बिला ताखीर प्रोग्राम में सबसे पहले जानते हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो नजफ बताइए प्लीज़। तो आइए चलते हैं मौसम की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है, जबकि दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जहां आज मतला अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 10 और कम से कम 5 डिग्री रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां आज भी बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। उधर SDMA ने लैंडस्लाइडिंग के खतरे पर सयाहों और मकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां आज अक्सर इलाकों में बादलों का राज रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात करते हैं सवात की, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 17 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, नौशहरा, टांक, एबटाबाद, चित्राल, सवात, मालाकंड समेत दीगर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। शहरियोको ख़राब मौसम के दौरान मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की, जहां बेशतर अजला में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। टेम्परेचर की बात करें तो शहर में जो पारा है कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब
मुल्तान का जिक्र करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 18 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर अजला में स्मोग और धुंध छाए रहने की पेशगोई की है, जबकि रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुख करते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ, जहां शुमाली अजला में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत कोयटा का जिक्र करें तो वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान, सिब्बी और गिरदो नवा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ, जहां आज भी दिन भर सूरज आंखें दिखाएगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। तो मौसम का हाल आपने जाना। महकमा मौसमियात ने 16 नवंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है और साथ ही ये नवीद भी सुनाई है कि अब्र रहमत के बाद स्मॉग में कमी होगी, जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि स्मॉग का खात्मा हो, उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि मौसम की सूरत हाल में जो तब्दीली आएगी उससे कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। और इस वक्त किन इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और किन इलाकों में मजीद बारिश हो सकती है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त किन किन इलाकों में बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों से क्या स्मोक पर किस हद तक असर पड़ेगा, स्मोक किस हद तक कमी होने की मुतवक्के है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए अभी तक तो वही केपी के जो शुमारी इलाका जाते हैं, मालाकंड, डिवीजन, सवात और दीर चतराल वगैरह, उन इलाकों में हुई है बारिश, कई बार हल्की कई बार दरमियानी। और आज भी इम्कान है केपी के बेशतर इलाकों में, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन तमाम एरियाज़ में, इस्लामाबाद और मरी साइड पे भी, और नीचे जेलम, सियालकोट, नारोवाल तक पे भी कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश है। और एक है कुछ इम्कानात हैं कि लाहौर और गिरदनवा में भी, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर और इस जो आसपास के इलाके हैं, इनमें भी हो सकता है आज रात गए या कल सुबह एक हल्का सा स्पेल बारिश का यहाँ भी मुतवक्के है। आमीन। तो अगर होती है बारिश तो उससे फिर जाहिर है जी, तो उससे फिर ये कि फॉग या स्मॉग की जो कैफियत चल रही है बहुत डेंस किस्म की, वो उसमें कुछ कमी आएगी उसकी शिद्दत में। अगले 1-2 दिन तो कम से कम उससे बेहतर होगा मौसम। अच्छा, ये बताइएगा सरदार साहब कि ये आपने बता दिया कि 24 घंटों में पंजाब के किन इलाकों में बारिशों का इम्कान है, ख़ास तौर पे लाहौर में। तो ये बताइएगा ये जो बारिशें हो जाएंगी स्मॉग में कितनी कमी ले आएंगी और साथ ही साथ टेम्परेचर कितना गिर सकता है आने वाले दिनों में? देखिए अगर अच्छी तेज़ बारिश हो जाती है ना, जैसे केपी के चंद एक इलाकों में तो बहुत अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के है, खासकर जो हज़ारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन और ऊपर कोहिस्तान का इलाका है, उन तमाम एरियाज़ में। और दूसरी तरफ जो दीर चतराल वगैरह के इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी और कश्मीर में खासकर उन इलाकों में तो अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के है। लेकिन लाहौर और गिरदनवा में तो जहाँ पे आपको इसका स्मॉग का ज़्यादा इशू है, मतलब सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब के कुछ इलाके, तो वहाँ पर हल्की बारिश ही है। तो हल्की बारिश से इसका मतलब है कि 1-2 दिन के लिए ही उसकी शिद्दत में कमी आएगी, उसके बाद फिर यही कैफियत हो जाएगी, क्योंकि आगे ड्राई वेदर है। 16 के बाद मतलब ये स्पेल कल रात को या परसों सुबह तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आगे फिर ड्राई कंडीशन है, तो दोबारा से स्मॉग की कैफियत एक तरह से शिद्दत उसकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। टेम्परेचर ज़ाहिर है शुमाली इलाका जात में तो अच्छी खासी सर्दी हो जाएगी और इधर भी 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर गिर सकते हैं रात के भी, और जो ऑलरेडी चल रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से हमें बताइएगा आइंदा दिनों में सिंध जो है ख़ास तौर पे कराची में बारिशों का कोई इम्कान नहीं, तो आपको क्या लगता है कि कराची का जो दर्जा हरारत है कितना होगा, या गिरेगा या बढ़ेगा?
जी, सिंध में तो कोई इम्कान नहीं है। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में जो शुमाली इलाके हैं बलूचिस्तान के, उसमें कोयटा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और इसी तरह से दूसरी तरफ ज़ोब चमन और ज़ियारत वगैरह, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, उन इलाकों में हल्की बारिश कहीं कहीं मुतवक्के है। तो ज़ाहिर है ये स्पेल जब निकल जाएगा तो उसके बाद फिर एक तरह से ना उसके पीछे कोल्ड एयर आती है, तो तमाम ही पहाड़ी इलाकों में तो सर्दी बढ़ जाएगी। कराची में भी अब तो उतनी गर्मी नहीं रही है, टेम्परेचर अब 33-34 के आसपास ही रहता है, जो कि नॉर्मल से या एवरेज टेम्परेचर से अभी भी कोई 1-1.5 डिग्री 2 डिग्री तक ज़्यादा होता है। इसी तरह रात के टेम्परेचर भी अभी तक 20-22 की रेंज में, 21-22-23 इस रेंज में चल रहे हैं। तो होपफुली कि इस वेव के निकल जाने के बाद जब कोल्ड एयर आएगी तो फिर कोई 2-3 डिग्री कराची का टेम्परेचर भी रात का 20 से नीचे आ सकता है, और दिन का तो वही 32-33 ही चलेगा। अच्छा सरदार सरफराज साहब, अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो क्या लगता है, मतलब लाहौर कराची में कब से जो ठीक ठाक सर्दी है उसका आगाज़ हो जाएगा, और इस बार सर्दियों का दौरानिया क्या लंबा रहेगा या पहले की तरह नॉर्मल ही रहेगा? देखिए, जो दिसंबर तक का एक तरह से फोरकास्ट आई हुई थी, हो सकता है आपकी नज़र से भी गुजरी हो, तो उसमें यही इंडिकेट किया गया है कि मामूल से ज़्यादा है टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि सर्दी कोई बहुत गैर मामूली सर्दी नहीं पड़ने वाली दिसंबर के आखिर तक या दिसंबर के मिड तक। अब देखिए फिर जनवरी में, ज़ाहिर है कि सर्द तरीन महीना तो जनवरी होता है, तो जनवरी में आप ज़्यादा तवक्को कर सकते हैं, या आप दिसंबर के आखिरी 10 दिनों, आखिरी 15-20 दिनों कि दिसंबर के मिलाकर आप कोई इस तरह के कर सकते हैं। 1.5 महीना तकरीबन ज़्यादा शिद्दत की सर्दी रहेगी, उस मतलब कोई ऐसा दौरानिया बढ़ने वाला नहीं है। और कराची में तो अमूमन दिसंबर में ही सर्दी आती है, वो भी मिड ऑफ दिसंबर के बाद जाकर। हाँ, ये है कि जब ड्राई एयर आती है तो फिर रातें थोड़ी बहुत खुनक हो जाती हैं, तो अभी 2-4 दिन बाद फिर कराची में वो उस तरह के टेम्परेचर राहत में हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। हमें ये बता रहे थे कि बात ये शिद्दत किस हद तक होगी और स्मोक में कितनी कमी वाकई होगी। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गैस के बहरान की। तो आपको बताते हैं कि मौसम तब्दील होते ही गैस नायाब हो गई है। मुल्क के मुतादिद इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, और जिन इलाकों में गैस आ रही है वहाँ पर प्रेशर इतना कम है कि खाना बनाना बहुत मुश्किल है। जब आप जब ये जुमले अदा कर रही थी ना, तो मतलब मुझे ये ख्याल आ रहा था, तकलीफ दे तो है ही, ऑब्वियसली है ही, लेकिन हर साल यही मसला जो है ना देखने को मिलता है। तो मतलब हमारा जो सिलेबस है ना वो नहीं बदलता, वो इसी तरह से रहता है, और मसाइल भी वहीं के वहीं हैं। तो जनाब, गैस की लोड शेडिंग पर LNG की डिमांड बढ़ गई है, जो कि हमेशा से बढ़नी होती है। हुकूमत की जानिब से LPG की जो फ़ी किलो कीमत है वो तो 254 रुपये 18 पैसे मुकर्रर की गई है, मगर हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल दरामद भी करवाए, क्योंकि दुकानदार इस कीमत पर LNG नहीं बेच रहे। उन्होंने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर रखा है, जिससे शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। और साथ ही तशवीशनाक बात यह है कि गैस और बिजली आए या फिर ना आए, लेकिन जो बिल हैं वो भारी भरकम होते हैं और ज़रूर आकर रहते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की सूरत हाल क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से मोहम्मद लुकमान और काशिफ अजीज़ हैं पेशावर से। और आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से कि गैस का बहरान कब ख़त्म होगा। जी, सबसे पहले मोहम्मद लुकमान आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि लाहौर के मौसम में तब्दीली देखने में आ रही है, तो इस वक्त गैस की क्या सूरत हाल है? और मैं अगर गैस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ के इस वक्त लो जो प्रेशर होना शुरू हो गया है, और जब प्रेशर लो होता है तो यकीनन उसकी वजह से पकाना मुश्किल हो जाता है। जितनी आपको चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, उतनी आपको नहीं मिल रही होती, और लोगों को फिर उसकी वजह से LPG या दीगर ईंधन की तरफ जाना पड़ रहा है। और अगर आप सोचें कि LPG खरीदनी पड़े तो एक दफ़ा पता चल जाता है कि इसकी सरकारी कीमत तो 254 रुपये 19 पैसे है, लेकिन मिल किस भाव हो रही है? जस्ट इमेजिन कि 320 से लेके 350 रुपये किलो तक, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और पाकिस्तान की अगर पूरी बात करें तकरीबन 4000 से लेके 5000 टन रोजाना आपको LPG की ज़रूरत होती है, और जब 66 से लेके 80 रुपये तक मुनाफा हो इजाफी, तो आप तसव्वुर करें कि कितना फ़ायदा होगा माफिया को। तकरीबन माफिया जो है 27 करोड़ रुपया इजाफी आजकल जो समेट रहा है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। ऑगरा ने अपना काम अंजाम दे दिया कि जी नवंबर के लिए रेट मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ पे नज़र आए कि जी हुकूमत सीरियस भी है या ऑगरा सीरियस है कि इसको इम्प्लीमेंट भी कराना।
यही वजह है कि जहाँ पे जिस भाव चाहता है दुकानदार उस भाव बेच रहा है, और इस वक्त बाद जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ यहाँ पे 320 है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 350 तक भी है। जी। और ये हर साल ऐसा ही होता है, कमाया जाता है, कमाने के बाद लोग गायब हो अच्छा जाते हैं। लुकमान, जरा क्विकली अगला ये भी जा- बता दीजिएगा कि एक तो जो कीमत सरकारी है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो LNG जहाँ जो इस वक्त गैस दस्तयाब है मार्केट के अंदर, उसका मयार कैसा है वो भी जरा बताइएगा। मयार यकीनन 2-3 किस्म की आती है। एक तो सुपर होती है जो कि बाक़तन ठीक होती है, जिसमें पूरा MMBTU उतना ही होता है जितना चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें नहीं होता है MMBTU, जैसे ईरानी गैस आ रही होती है और स्मगल होके आती है, उसका जो लो कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, सल्फर कंटेंट की वजह से कई दफ़ा हादसा भी हो जाते हैं, और वो उससे अच्छा। सल्फर डाइऑक्साइड भी बेताजा निकलता है, और जो स्मॉग वाली कैफियत है उसमें यकीनन वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। और सबसे खौफनाक बात होती है जी। सेफ्टी। LPG में सेफ्टी का लेवल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस, क्योंकि इसने हवा में नहीं जाना, इसने तब तक आग नहीं बुझनी जब तक इसने मुकम्मल तौर पर जल नहीं जाना। यही वजह कि LPG के जो हादसा होते हैं उसमें नुकसान ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। कुदरती गैस के हादसा में नुकसान कम होते हैं। जी लुकमान, आप हमारे साथ रहिएगा। काशिफ, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुझे बताइएगा कि पेशावर में गैस की क्या सूरत हाल है और लोड शेडिंग के कितने घंटे वहां पर हैं? बात कर ले तो मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ महीनों से बिल्कुल गैस है ही नहीं। शहरी कहते हैं कि वो बिल तो अदा करते हैं लेकिन उनके घरों में गैस नहीं है। अगर मैं बात करूं तो पेशावर के बड़बेर, सुड़ीज़ाई, मोहल्ला शेखान, देह बहादुर और इसके साथ दीगर इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर 3 महीने से गैस नहीं है। इसके साथ अगर मैं रिंग रोड के इलाकों की बात कर लूँ तो वहाँ पर 18 घंटे से ज़्यादा आज भी गैस लोड शेडिंग होती है, और अंदरूनी शहर में भी 16 से 18 घंटे के दरमियान गैस लोड शेडिंग होती है। हम खुद कई अरसे से सुबह पराठे खाने के लिए जो है वो तरस रहे हैं, क्योंकि घर में गैस नहीं होती और इतने वक्त के लिए गैस आती है कि चाय मुश्किल से बनाते हैं। यही हाल अंदरूनी शहर में भी है, और इसके साथ शहरी जो है वो मुतबादिल महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जिस तरह लाहौर में मुख्तलिफ कीमतें हैं, इस तरह पेशावर में भी मुख्तलिफ कीमतें हैं। अगर हम होल सेल डीलर के पास जाए तो वो कहते हैं कि हमें खुद 295 रुपये फ़ी kg यहाँ पर LPG मिलता है, तो हम मजबूर है कि उसको 305 और 310 रुपये फ़ी किलो भेजें, और वो फिर पेशावर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में वही कीमत हो जाती है, कहीं 320 तो कहीं पर 330 तो कहीं पर 310 रुपये। शहरी कहते हैं कि एक तरफ वो सुई गैस के बारी बिल अदा करते हैं, उनके घरों में गैस नहीं है, ज़रूरत पूरी नहीं होती, वो मजबूर है कि वो LPG इस्तेमाल करें। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि आपने जिस तरह से बताया, यकीनन आपका दुख बढ़ा है कि पराठों की अदम दस्तयाबी होती है सुबह आपको नाश्ते के वक्त, तो जब अब आप होटल्स का रुख करते हैं ज़ाहिरी तौर पे पेट पूजा के लिए, नाश्ता करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो अशियाए खुरनोश हैं और जो नाश्ता है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि गैस महंगी हुई है, उसका भी असर पड़ा है वहाँ पर? बिल्कुल, कीमतों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, और हर एक होटल जो है वहाँ पर आपको LPG ही नज़र आएगा, क्योंकि गैस है ही नहीं। कमर्शियल है या आम घरेलू सारिफीन है, सब मुतासिर हुए हैं। कहीं महंगी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो कहीं LPG। लकड़ी की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब वो मजबूरन LPG इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर यानी लकड़ी वाला ऑप्शन भी नहीं रहा। काशिफ, आप हमारे साथ रहिए। लुकमान, हमें आखिर में बस ये क्विकली बताइएगा कि वज़ीर आला की जानिब से गैस की अदम दस्तयाबी का नोटिस लिया गया है, क्या बेहतरी आई है उस नोटिस के बाद? बाद कोई ऐसी बेहतरी का कोई नजर तो नहीं आ रहा ऑन द ग्राउंड, वही कैफियत है। उसी तरह ही घरों में जो गैस कम आ रही है, और अगर LPG की बात करें तो LPG की कीमतें भी कम नहीं हुई। वो उनके लिए कोई ये नोटिस लेना कोई बड़ी बात नहीं है दुकानदारों के लिए, वो इसको उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल का निज़ाम नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी निज़ाम जब दोबारा एक्टिव नहीं हो जाता, ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, चाहे गैस हो या सब्जी हो, तो कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि खाली कीमतें हुकूमत मुकर्रर ना करे, बल्कि उनको चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए कि उन पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं, या दुकानदार खुद साख्ता कीमतों पर और मनमानी कीमतों पर जो है वो चीज़ें बेच रहे हैं। तो मोहम्मद लुकमान और काशिफ अजीज़, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें आगाह किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, एक्जिमा और अटोपिक डर्मेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है या ऐसी ख़ास हालत है जो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती मुश्किलात भी पैदा करती है, ख़ास तौर पे जब इसका शिकार बच्चे या नौजवान हो। एक हालिया रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं कि दुनिया में तकरीबन 10% जो पॉपुलेशन है किसी ना किसी मुश्किल से इस चीज़ या इस बीमारी का शिकार हो ही जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा नजफ, खास तौर पर अगर हम मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर हमें एक्जिमा का तनासुब कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। अमरीका और यूरोप की बात कर लें तो वहाँ पर तकरीबन 31.6 मिलियन अफराद डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा से मुतासर दिखाई देते हैं। और साथ ही तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में भी इस बीमारी का फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स जिल्द की किसी न किसी बीमारी का शिकार है। एक्जिमा की बीमारी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या है, इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंजा आफ्ताब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे पहला सवाल तो ये है कि व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ज़रा एलैबोरेट कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए एटोपिक डर्मेटाइटिस को और एक्जिमा को, फिर हम उसकी इलाज और उसकी तरफ जाते हैं। जैसे एक्जिमा की बहुत सारी टाइप्स हैं एक्चुअली। एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक एक्जिमा इज़ वन ऑफ दोज। एक टाइप जो है वो एटोपिक एक्जिमा है। एटोपिक एक्जिमा इसलिए इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बच्चों में आता है। ये है क्या? एक्जिमा बेसिकली क्या है कि आप सोचें ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एक्जिमा, जिसका मतलब है टू बॉयल, मतलब उबलना। अच्छा, तो आपकी ऐसी यूनानी जुबान में इसका मतलब है उबलना। उबलना। ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आपकी स्किन उबलना शुरू कर देती है, लाइक बिल्कुल रेड हो जाती है, गर्म हो जाती है, इन्फ्लेम्ड, इची। एक्जिमा की सबसे बड़ी निशानी ये होती है खारिश। जब एक जगह पे रेडनेस हो और खारिश हो और मुसलसल रहे तो इसका मतलब है कि ये एक्जिमा है। इसकी एक एक्यूट फॉर्म होती है और एक पुरानी फॉर्म होती है। मतलब एक एक्यूट का मतलब अभी निकला है तो बड़ी रेडनेस होगी, इचिंग होगी, हो सकता है थोड़ा थोड़ा पानी भी उसमें से रिस रहा हो। और जब ये पुराना हो जाता है तो फिर जस्ट ड्राइनेस और स्केलिंग और अंदर कट्स लगे होंगे स्किन के अंदर। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स के अलावा इन टाइप्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, इसमें देखें जो मेन हम इसमें तो बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम 2 मेन टाइप्स में इसको डिवाइड करें तो एक होता है, एक एक्जिमा है जो आपको बाहर के असरात की वजह से हो रहा है, उसको हम एक्सोजेनस एक्जिमा कहते हैं। लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, या हवा में आपके प्लांट्स की कोई एलर्जेंस हैं, या आप जैसे कुछ केमिकल्स हैं जो आपको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर रहे हैं। तो इस तरह ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहर के अवामिल हैं। कुछ एक्जिमास हैं जो इंटरनल एक्जिमास हैं, जो कि आपकी मौरूसी हैं, जो विरासत में चलते हैं, जीनियाती है, जेनेटिक्स में जीनियाती है, या आपके इंटरनल सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से है, जिसमें से एटोपिक एक्जिमा एक है। क्योंकि एटोपिक एक्जिमा जो है ये जीन्स में ट्रैवल करता है, ये मौरूसी है। इसी तरह सिबोरिक एक्जिमा है, आपने देखा होगा स्कैल्प में एक्जिमा आ जाता है बहुत सारा। और इसी तरह आईब्रोज के ऊपर, भवों में, मर्दों में खासतौर पे दाढ़ी वाले एरिया में, और खास तौर पे सर्दियों में, सर्दियों में ज्यादा इसका जो है ना सामना करना पड़ता है। क्या सिम्टम्स क्या है मतलब इसकी, जिससे फौरी तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये एक्जिमा है या ये वैसे ही आपको ड्राइनेस हुई हुई है? जी बिल्कुल, एक्जिमा की जो फर्स्ट स्टेज है वो ड्राइनेस ही है, और ड्राइनेस भी एक्जिमा को ट्रिगर करती है। अच्छा। और अगर आप देखें कि यानी ड्राइनेस को लाइट लेने की जरूरत नहीं है, उसका फौरी तौर पर इलाज करें, ये वर्स्ट हो सकता है। बिल्कुल, एक्जिमा हमेशा ड्राइनेस से स्टार्ट होता है और आपको लगता है स्किन खिंची खिंची है। जैसे आप देखेंगे सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादा ये चीज़ विंटर्स के अंदर होती है। विंटर्स के अंदर होता है क्योंकि विंटर्स में जो हवा का मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, तो उस मॉइस्चर के कम होने की वजह से आपके स्किन का मॉइस्चर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक ड्राइनेस हो जाती है, खिंची खिंची स्किन रहती है। आप एक दफ़ा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर 2 घंटे बाद दोबारा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ जाती है, और थोड़े ही दिनों में आप देखते हैं कि वहाँ रेडनेस और इरिटेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या ये कंटेजियस है? क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, उनका इंटरेक्शन बाहर भी होता है, घर पर भी है, फिर वो खेलने भी जाते हैं, तो क्या ये कंटेजियस है? बिल्कुल भी नहीं। नजफ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्जिमा सिर्फ जिस शख्स की बीमारी है उसी को रहेगी। ठीक है। किसी भी किस्म के ताल्लुक से वो नहीं फैलती। आप उनके साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी फैलने वाली बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को लगने वाली छूती मर्ज नहीं है ये बिल्कुल भी। अच्छा कंसा, ये भी बताइएगा कि कहा जाता है कि एक्जिमा का मुकम्मल इलाज नहीं है, मतलब आप सिर्फ कुछ एहतियाती तदाबीर यूज़ कर सकते हैं या मेडिसिन से इसकी शिद्दत में कुछ कमी लाई जा सकती है, ये बात कितनी सच है? ये बात बिल्कुल सच है कि इसका मुकम्मल क्योर नहीं है, लेकिन इसको इलाज के साथ बहुत देर तक
दबा के रखा जा सकता है। लाइक आपकी अच्छा। स्किन बिल्कुल नॉर्मल रह सकती है अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें। जैसे हमने कहा वो कि क्या कुछ एक्सटर्नल, अगर आपको पता है कि मेरा एक्सटर्नल एक्जिमा है, मुझे आप लोगों को पता होता है कि जी मुझे इस प्लांट से एलर्जी है, या मैं ये वाला सोप लगाता हूँ तो मेरे स्किन खिंच जाती है। अच्छा, या इस्लामाबाद irritation। में खासतौर पे ये बड़ा मसला होता है, लाहौर में तो नहीं, पोलन का, ये भी कोई असरअंदाज होती है इस पर? जी, पोलन जो है बेसिकली पोलन सांस की बीमारी करती है, यानी एज़मा, जो कि अगेन एक एलर्जिक रिएक्शन है और उन बच्चों में ज़्यादा होती है जिनको एटोपिक एक्जिमा होता है। तो पोलन बिल्कुल एलर्जीज करता है, लेकिन वो सांस की एलर्जी करता है, स्किन की एलर्जी नहीं करता। लेकिन कुछ और ख़ास किस्म के क्या उन्हें मटेरियल्स कहते हैं जो कि प्लांट से एक्सक्रीट होते हैं और हवा में फैल जाते हैं, और फिर वो लोगों को ख़ास तौर पे एक्सपोज्ड एरियाज़ में, लाइक अगर आप देखेंगे आंखों के ऊपर बहुत खारिश हो रही है, जब भी बाहर निकलते हैं फेस पे इचिंग शुरू हो जाती है या आंखों में खारिश शुरू हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक निशानी होती है कि ये प्लांट बेस्ड एलर्जी है। और फिर उसमें सूरज की एलर्जी भी ऐड हो जाती है, तो सही। फोटो सेंसिटिविटी भी स्टार्ट हो जाती है साथ में। अच्छा किंसा, बिल्कुल मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप जानते हैं विंटर्स आ गए, विंटर्स के वैसे ही स्किन से रिलेटेड बहुत इश्यूज होने लगे, ड्राइनेस हो जाती है लोगों को, वैसे इचिंग शुरू हो जाती है, फिर लोगों के वैसे भी कुछ इश्यूज हैं पिंपल्स से रिलेटेड जो ड्राइनेस से प्रोवोक होते हैं। क्या एहतियाती तदाबीर हैं विंटर्स के लिए जो हम अप्लाई करनी चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है बेहतर रह सके? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइज बहुत सिंपल तरीका है कि हम रोज़ाना शावर लेते हैं तो हमेशा जो भी आपका मॉइस्चराइज़र आपने घर में रखा हुआ है उसको आपने वेट बॉडी के ऊपर लगाना है, गीले जिस्म के ऊपर लगाना है। ये नहीं कि बिल्कुल तौलिए से रगड़ के सब ड्राई कर करके लिया। बॉडी नहीं बल्कि वेट जी, स्किन पे हमेशा तब एब्जॉर्ब होती हैं चीज़ें जब वेट होती है बॉडी। आप देखते हैं कि ये जब बहुत हम बड़ा wet- पॉइंट आपने बताया, किसी जी, के जहन में नहीं होगा। ठीक तो है, जैसे अगर आप अच्छे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे शावर के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सारा दिन किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको एंटीबैक्टीरियल सोप सूट नहीं करते, और इस तरह की ऐसी चीज़ें जो डिसइंफेक्टेंट पानी में डाल के, अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि एक्जिमा जो है वो बैक्टीरिया से हो रहा है। अच्छा। इट्स नॉट बैक्टीरियल डिजीज़, अच्छा। ये बिल्कुल भी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। तो आप जितना एंटीबैक्टीरियल कुछ यूज़ करेंगे आपकी स्किन उतनी इरिटेट होती उतना जाएगी, ट्रिगर होता है उससे। उतना ट्रिगर होता जाएगा। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज रखना है। आप साबुन ना भी इस्तेमाल करें, या आप बहुत मॉइस्चराइजिंग कोई साबुन इस्तेमाल कर लें, खाली पानी से भी धो लें, सारा वॉश कर लें और उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। बिल्कुल अच्छा ठीक डॉक्टर कंजा, ये भी हमें बताइएगा कि जो एक्जिमा के मरज़ में मतलब मुब्तला हो जाते हैं या उसका शिकार हो जाते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें कौन सी एहतियाती तदाबीर आप सजेस्ट करेंगे? जी, यही एहतियाती तदाबीर हैं कि अगर आपको पता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है तो आपने वो बिल्कुल अवॉइड करना है। कोशिश करें कि उसका सामना ना ही हो आपसे। अच्छा। लेकिन अब बाहर निकलने पे अगर आपको हवा से एलर्जी है, हवा में किसी पॉल्यूटेंट से एलर्जी उससे तो है, नहीं आप बच सकते। नहीं बच सकते। लेकिन उसका तरीका क्या है कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगी होनी चाहिए कि अब वो डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में ना आए। अब वो प्रोटेक्शन क्या हो सकती है? सनब्लॉक हो सकता है। वो सनब्लॉक हो सकता है, वो आपका सिंपल मॉइस्चराइजर हो सकता है, वो सिंपल बिल्कुल ठीक पेट्रोलियम जेली हो सकती है। कोई भी एक मॉइस्चर की लेयर अगर आपकी स्किन के ऊपर लगी होगी तो कोई भी एलर्जन इन कांटेक्ट नहीं आएगा, एलर्जीज नहीं होंगी। अच्छा, लास्ट में सर्दियाँ तो सर्दियाँ आने वाली हैं, स्किन के बड़े मसाइल होते हैं, कोई लास्ट में कोई टिप आप हमारी ऑडियंस के साथ अगर शेयर करना चाहें तो? जी अच्छा, एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि ड्राइनेस हो रही है तो सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे बाद मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, उससे आपका मसला हल नहीं होगा। अच्छा। क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो डेड स्किन की लेयर ऊपर जमा होती जाती है, जिसकी वजह से एक ड्राइनेस और स्केलीनेस आती है। वाइट वाइट स्केल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं और हमें लगता है कि ड्राइनेस हो गई है। दैट इज़ डेड स्किन, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप अच्छा। स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे AHA BHA पील्स आजकल हैं। तो वंस अ वीक अगर आप AHA BHA पील यूज़ कर लें, या वंस अ मंथ आप हाइड्रोफेशियल ले लें, या आप सिंपल स्क्रब कुछ यूज़ कर लें, तो वो एक्सफोलिएशन हो जाती है और आप देखेंगे आपकी नीचे वाली स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड और प्लम्प और हाइड्रेटेड होगी। तो बिल्कुल बार ठीक बार है। मॉइस्चराइजर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि एक दफ़ा पील ऑफ कर लिया पील ऑफ कर लें, स्क्रब कर लें, अपनी स्किन को ज़रा रिफ्रेश कर लीजिए। बहुत शुक्रिया Thank you so much. कंजा आपके आने का। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की कि स्किन को आप किस तरह मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो अभी बहुत सारे सेगमेंट्स प्रोग्राम के अंदर बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। सदियों से लोगों का ये मानना है कि मुख्तलिफ पत्थर ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी पर असर डालते हैं बल्कि उनकी शख्सियत, मिजाज और किस्मत पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस इल्म को इल्म जवाहरात या जेमोलॉजी कहा जाता है और ये इल्म दुनिया भर में मकबूल है।
बिल्कुल, और इस हवाले से आपको मज़ीद बताते हैं कि हर पत्थर की एक अपनी ख़ास तवानाई होती है और ये मुख्तलिफ स्टार्स और शख्सियात के साथ जुड़ा होता है। कुछ लोग पत्थरों को अपने स्टार्स की ताकत को बढ़ाने के लिए पहनते हैं तो कुछ इन्हें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालिया तहकीक में मालूम हुआ है कि पत्थरों में मौजूद मखसूस वाइब्रेशन इंसान के जज्बात और रूहानी हालात पर असरअंदाज होती है। क्या पत्थर वाकई हमारी शख्सियत और किस्मत पर असरअंदाज होते हैं? मुख्तलिफ सितारों के लिए कौन से पत्थर बेहतर हैं? असली और नकली पत्थरों में फ़र्क कैसे किया जाए, ये बड़ा अहम है। और क्या पत्थर पहनने का कोई ख़ास या मखसूस वक्त या तरीका भी होता है? इन तमाम नुकात पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ एस्ट्रोलॉजर सबराना शाह को। सबराना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबराना, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि याकूत और मरजान का जो जिक्र है ये हमें कुरान हकीम में भी मिलता है। पत्थरों की अहमियत तो इससे वाज़ेह हो जाती है। ये बताइएगा कि ये इंसान की शख्सियत, उसके मिजाज और उस पर कितनी ये ताकत रखते हैं, उस पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल जी, जैसे कि आपने खुद ही इस बात को कहा है कि पत्थर जो है वो इतनी अहमियत के हामिल हैं कि कुरान पाक में भी उनका जो जिक्र है वो वाज़िया तौर पे मौजूद है। हाँ। और जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ आई हैं वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए, ये जितने अम्बियाए किराम भी हैं, तहकीक से ये भी बात प्रूव हुई है कि वो सब लोग जो है वो अपनी रिंग्स में, फिंगर्स में स्टोन्स जो है वो वेयर करते थे। तो स्टोन्स की अहमियत का तो यहीं से पता चल जाता है। और आपने ख़ास तौर पे जिक्र किया है मरजान। अगर मरजान की मैं आपको क्वालिटीज़ बताऊँ ना तो मेरे ख्याल से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो मरजान जो है ना पहने। अरे अच्छा, सबको सूट कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मरजान जो है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो आपको ख़ास तौर पे आपके मेंटल पीस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, और दूसरा मरजान जो है ये मेडिकली भी बात प्रूवन है कि हार्ट के लिए और ब्लड का जो फ्लो है उसके लिए अगर मरजान, बिकॉज एवरी स्टोन हैव एनर्जीज, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज इनके अंदर होती हैं जो आपके अंदर भी वो इंजेक्ट करते हैं। तो आप जब मरजान पहनेंगे तो आपका ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली हार्ट पेशेंट के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करते हैं। जितने भी स्टोन आप वेयर करोगे वो स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, मरजान में वो क्वालिटी है, वो ताकत इसको कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो मरजान जो है वो अनलिमिटेड, अभी बस मैंने सिर्फ थोड़े से बताए, इसके तो इसी तरह याकूत का भी थोड़ा सा बता दें। एग्जैक्टली। अब अगर हम याकूत की तरफ आते हैं तो याकूत जो है वो जो नेगेटिव एंटिटीज हमारे सराउंडिंग है उनको बचाने के लिए जो है वो सबसे ज़बरदस्त अगर कोई वर्क करता है तो वो याकूत जो है वो बेस्ट वर्क करता है। जैसे कहते हैं कि नज़र किसी को लग जाती है या किसी के हासिदीन अगर ज़्यादा है तो वो लोग जो है वो इसके हेल्थ, अच्छा ख़ास तौर पे याकूत जो है जिन लोगों को मेंटली एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा होता है उसको बेसिकली रेकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है याकूत पहने, बिकॉज वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए या जो लोग डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है याकूत। समराना, ये भी बताइए कि हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये असल पत्थर है, ये नकल है? क्योंकि होता यह है कि जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं या कोई आपको रेकमेंड करता है, आप ढूंढ तो असल रहे होते हैं, मुश्किल लेकिन इतने सारे पैटर्न्स है कि आप कभी कभी खोज नहीं पाते कि ये असल है या नकल है। तो किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बड़ा चूना लग जाता है वहाँ इस हवाले से, और चूने का पत्थर भी होता है। बिल्कुल सही। तो वो आके फिर शिकवा शिकायत भी करते बिल्कुल, हैं असर तो हो नहीं रहा, साल से पहना हुआ मैंने, वाइब्रेशन नहीं है, कुछ हो नहीं रहा कि आपने तो ये कहा था कि ये स्टार के हवाले से पहनोगे तो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं जी। तो इसको वेरीफाई करने के बहुत से, एक तो अब तो हमारे पास साइंटिफिकली इक्विपमेंट जो हैं वो प्लीज़ आप जाके सर्टिफाइड भी स्टोन सर्टिफाइड भी अब मिलते हैं। सर्टिफाइड बेसिकली रेकमेंड करूँगी कि आप वो सर्टिफाइड या मैयड वाला स्टोन लें तो वो ज़्यादा बेहतर। बट फिर भी मैं रेमेडीज़ बता देती हूँ कि जो भी असली स्टोन होता है, आप अगर मोबाइल का टॉर्च या कोई भी लाइट ऑन करके जब रियल स्टोन को देखोगे तो वो जो लाइट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। अच्छा, वो पार नहीं जाएगी, बिल्कुल पार नहीं जाएगी, बहुत कम लाइट जो है वो पार जाएगी। और जो नकली स्टोन है या शीशे का जो स्टोन होगा उसका जो रिफ्लेक्शन है
वो फैल जाएगा। बिल्कुल तो ठीक ये है। एक बहुत इजी तरीका है वेरीफाई करने का, बट डिफरेंट स्टोन को वेरीफाई करने का जो है वो डिफरेंट जो है तरीके हैं। अच्छा, एक और भी रेमेडी बता जी, देती हूँ। बताइए। जरूर जरूर। अच्छा, आप ये कि फ़र्क होता है, जो रियल स्टोन होगा वो हमेशा थोड़ा हैवी होता है, उसका अच्छा। वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो नकली स्टोन होता है वो light होता वो लाइट वेट होगा। तो हमेशा इन चीज़ों को थोड़ा बिल्कुल देख इनका के ख्याल stone रखा जाए। बनाएं। समराना, ये बताएं, रिफ्लेक्शन के पत्थर हवाले पहनने से के भी लिए ना, सुना था। मुझे ये बताइए कि क्या पत्थर पहनने के लिए दिन का या वक्त का या टाइमिंग का इंतखाब मखसूस होता है, या आप किसी भी वक्त पहन सकते हैं? एग्जैक्टली, बेसिकली हम रेकमेंड करते हैं कि आप लोग जो अगर स्टोन पहनते हो तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये Wednesday, Thursday, थ्री Friday। डेज हैं जो वैसे भी ज़रा पॉजिटिव इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी पॉजिटिव माने जाते हैं। तो इन डेज में अगर आप लोग जो है वो स्टोन पहने तो उसकी जो अहमियत है वो दोबाला हो जाती है। और फिंगर्स का अगर कहें तो फिर ये हम रेकमेंड करते हैं कि हमेशा जो स्टोन है वो राइट हैंड में पहने, ताकि जो है उसका जो बेनिफिट है वो सही तरीके से जो है आप उठा सकें। और फिंगर्स का अगर कहा जाए तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप 4th फिंगर में शहादत की उंगली या फिर 2nd फिंगर जो है छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, इसमें जो है आप पहने तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट समराना, चीज़, उससे पहले ये भी बता दें कि ये भी कहा जाता है कि आप जो रिंग बनवाए ना, स्टोन तो आपने ले लिया, रिंग ऐसी बनवाएं कि वो पत्थर आपकी स्किन के साथ मस भी हो। बिल्कुल मैं अभी यही बात करने लगी थी, आपने मुझे कहा बिकॉज क्या है, स्टोन की अहमियत या जो उसकी एनर्जी है वो तभी वर्क करेगी जब वो आपकी स्किन के साथ टच करेगा। तो जो रिंग है उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि स्टोन आपकी स्किन को टच करे, अदरवाइज उसके पहनने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मखसूस जो पत्थर है उसको मुसलसल पहने रखने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, या इसे कुछ मखसूस दुरानिये के लिए पहनना चाहिए और उसके बाद इसे उतार देना चाहिए? बिल्कुल, आप वेरीफाई करें किसी ऑस्ट्रोलॉजर से और फिर उसके बाद ही आप पहने। जैसे आप खुद से सम टाइम पत्थर पहन लेते हो जी। तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी उसी तरह वर्क करती हैं जिस तरह उसकी पॉजिटिव एनर्जीज वर्क करती हैं। सपोज, अच्छा, अगर आप कोई पत्थर पहनते हो और आपको फील होता है बर्डन, जी। खास तौर पे क्या होता है जब आप पत्थर पहनते हो आपको वो सूट नहीं करता। खास तौर पर फिरोजा के बारे में कहा जाता है कि वो पहन के बिल्कुल। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा मैं आना इसी शुरू हो तरफ आने वाली थी। जाए। मैं आपसे पहले पहुंच रहा हूं। ये क्या बात है? आप आज कोई पहुंचे हुए बाबा बने हुए हैं। हालांकि आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है इसमें। तो अच्छा। क्या है कि वो बहुत ही जो है इम्पैक्ट नेगेटिव होता है आप पे, तो आपको बर्डन फील होगा, बाकायदा आपको शोल्डर्स पे बर्डन फील होगा, आपका कोई फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन फील होगा, सर में दर्द रहेगा, आप वो स्टोन आप फौरी तौर पे उतार दें जो ये जिस signs हैं कि अब बस जो इस तरह के सिम्टम आएंगे। अब अच्छा। हम फिरोजा की तरफ आते फिरोजा, हैं, हाँ, बड़ा अगर आप लोग इजाजत जी, दें तो। जरूर। फिरोज़ा जैसे कहते हैं कि बहुत जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जैसे सपोज फायर साइंस को ज़्यादा, अच्छा, बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने ये पहना हुआ है, हाँ। बिकॉज एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है फिरोज़ा। और गुस्सा जो है जिन लोगों को आता है उनको कंट्रोल करने अच्छा, के क्विकली लिए भी- बताइएगा, एक वक्त में एक इंसान 2 पत्थर पहन सकता है? मतलब हम देखते हैं लोगों ने हाँ, हाथ में 2-3 इतनी पहने होते हैं अंगूठियां पहनी उन्होंने, होती हैं और मुख्तलिफ रंग के उसमें पत्थर होते हैं। बिल्कुल, वो पहन सकते हैं अगर उनको सूट करते हैं और वो उनके ज़ोडिएक साइन या स्टार के अकॉर्डिंग उनके पास जाते हैं तो 2-3 पत्थर वो पहन सकते हैं, ठीक इसमें है। कोई हर्ज नहीं बिल्कुल ठीक है ठीक है। समराना, थैंक यू सो मच फॉर बहुत योर शुक्रिया टाइम। आपका। और नाजरीन, मोहतात रहने की बहुत ज़रूरत है। एक तो पत्थर खरीदते वक्त कुछ निशानियां आपको समराना ने बताई हैं, वो ज़रूर देखें और उसके अलावा वेरीफाई करें। और साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि कोई आपको सूट करता है पत्थर या नहीं करता, वो आपको खुद से भी पता चल जाएगा और आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो नाजरीन, पत्थरों के मुतालिक फिर जो इसके पीछे साइंस है ये तो आपने जानी, अब किस तरह से आगे बढ़ा जाए नजर? शॉर्ट स्टोरी शेयर कर लेते हैं क्योंकि इस जरूर वक्त करें। हमारे पास एक ही टाइम है। अच्छा, बताइएगा, कभी आपने एक हैरत अंगेज शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जो कि जापान से रिलेटेड है, और इसमें ये है कि उन्होंने एक दवा
तैयार की है जिससे आपका दांत जो है दोबारा उग सकता है। अब वाह, आपको वाह, मतलब वाह, डेंटिस्ट यानी के पास जाने की ये जरूरत तो नहीं ऐसी है। दवा उन्होंने इजाद की है कि जिसने इजाद किया वो दुआएं ले। ये तो फिर मुझे किसी साइंस मूवी का सीन लगता है। बिल्कुल वहीं पे ऐसा दिखाया जाता है कि आपने मेडिसिन खाई और 1 वीक के अंदर दोबारा से ग्रो हो गया वो दांत। लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो हकीकत में ये एक रिसर्च की गई है और यूनिवर्सिटी की तरफ से साइंटिस्ट की जानिब से इस चीज़ को आगे प्रमोट भी किया गया है। ये मेडिसिन तैयार की गई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि आप इस मेडिसिन को खाएंगे तो आपका दांत उगाएगा दोबारा से। वो कहते हैं खास तरह का जो है ना उसको आप कंट्रोल करें, उस पर वो काम भी अभी कर रही है यूनिवर्सिटी। यूसेज 1 कहते हैं शायद उसे। और ये प्रोटीन दांतों की दोबारा नशोनुमा को रोकता भी है। और जब साइंसदान इस प्रोटीन पर काबू पा लेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली नशोनुमा होगी, हमारे टूटे हुए दांत भी दोबारा से उग सकेंगे। क्या बात है। लेकिन इस चीज़ पे अभी मजीद तहकीक की जा रही है कि ये हर लोगों के लिए ज़रूरी है या सिर्फ मखसूस किस्म के जापान वैसे इंसान भी ही आगे है इसको हर कर चीज में, सकते हैं। मतलब रिसर्च में भी। हाँ। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपके पास ऑलरेडी है उनकी हिफाजत करें। ये मेडिसिन पता नहीं मार्केट में और कब कोई आती भी मेडिसिन खाने से पहले अपनी बॉडी केमिस्ट्री और बॉडी केमिकल को जरूर स्टडी करवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन अभी जो वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक इंतहाई अहम सियासी और समाजी मसले की। पाकिस्तान में जारी सियासी लड़ाई के असरात बैरूनी मुल्क में भी नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान की अहम शख्सियात पर बैरून मुल्क और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से बदसलूकी और बदतमीजी की वाक़यात जो हैं तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है उसके अंदर। लंदन में हमने देखा था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमला किया गया। उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी का वाक़या पेश आया और हमले की धमकियों का मामला अभी तक ज़ेर बहस है। और हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा किया गया कि इस वाक़े का नोटिस लिया है। ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिस पर शदीद रद्दअमल भी देखने को मिल रहा। नाजरीन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत कई अहम शख्सियात के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसके साथ साथ लंदन में एवन फील्ड्स अपार्टमेंट के बाहर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों के दरमियान तसादुम और हंगामा आराई भी मामूल बन चुकी है। और जो हमारे मेरे हाल में एक जो कलेक्टिव हमारा इंप्रेशन जा रहा होता है दूसरे ममालिक में, उसके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज मुतासर हो रहा है बल्कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कल्चर की बदनामी का सबब भी बन रहा है। हम एक जज्बाती और फौरी रद्दअमल देने वाली कौम के तौर पर अपनी शनाख्त करवा रहे हैं। और हम करते ही हैं कि सोचे समझे बगैर ही हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं, जज्बात में आकर बड़ा नुकसान कर देते हैं। और हम अपने जज्बात में आकर ये भी परवाह नहीं करते कि हमारा एक गलत कदम पूरी कौम को नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी मिसाल ये कि अगर ख्वाजा आसिफ पर जिस तरह से जो जुमले कहे जा रहे थे उनके खिलाफ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे लोग भी तो मौजूद थे ना, फॉरेनर वहाँ पर मौजूद थे। आपका क्या इंप्रेशन वहाँ जाता है? सियासी इख्तिलाफ राय तो अपनी जगह ही है, लेकिन अदम बर्दाश्त जो है ये बहुत हद तक बढ़ चुका है। सियासी कारकुनों की अखलाकी तरबियत कितनी ज़रूरी है, इसी पर बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नबीहा अली खान। डॉक्टर नबीहा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नबीहा, सबसे पहले तो ये वीडियो आपने भी देखी होगी, ये बताएं कि एक लीडर की जो सोच है, जो उसका नज़रिया है, वो उसके फॉलोअर्स पर किस हद तक असरअंदाज होता है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि जो इस वक्त जो है वो सियासी शख्सियात के साथ ये रद्दअमल इख्तियार किया जा रहा है और इस हवाले से कोई भी पढ़ा लिखा बंदा जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको थोड़ा सा बिहेवियर के हवाले से जो है बता देती हूँ। पहले साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं कि ये बिहेवियर आता ही क्यों है, ये एग्रेशन जो है वो आप में डेवलप ही क्यों होता है और आप किसी भी शख्सियत के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, नजरियाती इख्तलाफ इज़ अ डिफरेंट थिंग, अच्छी चीज़ है। नजरियाती इख्तलाफ तो जो है पाकिस्तान बनने से पहले भी था। 2 कौमी नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान को हासिल किया गया। तो नज़रिया यही था ना कि वो अलग कौम है और हम अलग कौम है। मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकें। क्या आज हम उस पाकिस्तान में स्टैंड कर रहे हैं? क्या आज यहाँ पर लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज हैं? क्या आज यहाँ पर हम रिस्पेक्ट की बात कर सक रहे हैं? क्योंकि हमने बिहेवियर्स पे काम नहीं किया, क्योंकि हमने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की सोच पे काम नहीं किया। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी आपकी सोच का महवर है। आपकी शख्सियत आपकी सोच से बनती है। जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी शख्सियत यहाँ पर डेवलप सवाल होगी। ये पैदा होता है कि आपने बात की माशरती रवैयों की। अब ये जो हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, इसमें यकीनन वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं जो 10-10 साल से 15-15 साल से वहां पर हैं। तो उस मौशरे का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा जहाँ पर एक दूसरे की इज्जत का बड़ा ख्याल रखा देखिए, जाता। सोच की बात है ना, मैंने आपको बताया सोच नहीं बदली ना। सोच है एक दूसरे के साथ माशरती जंग रवैये भी करने इन पर की। असरअंदाज नहीं हुए। बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं डॉक्टर होंगे। नबीहा, इस अदम बर्दाश्त का ये जो रवैया है
इसका जिम्मेदार कौन है? मीडिया है, किस तरह चीजें पोर्ट्रे की जा रही हैं वो है, सोशल मीडिया है, लीडराने कराम है। कौन है? देखिए, आपका लीडर जो है वो सबसे पहले इस चीज़ पे स्टैंड करता है कि वो अपने जितने भी चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, अब मैं हूँ, मेरे चाहने वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, आप लोगों का शो पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी जो है वो अपनी ऑडियंस बनाते हैं, कैसी ऑडियंस गेन करते हैं। हमें, मुझे याद है कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था मीडिया में, तो हमें बाकायदा कहा जाता था कि आपने जो है वो इस तरह की ऑडियंस गेन करनी है कि जो पढ़ी लिखी ऑडियंस है, समझदार लोग हैं, जो आपके प्रोग्राम को समझें। तो आप मुझे बताएं, यहाँ बैठकर अगर आप सुबह सुबह जो है वो कोई जादू टोनों के प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, कुछ और करना शुरू कर देंगे, तो आपकी एक डिफरेंट ऑडियंस हो जाएगी। यही हुआ आपकी सियासत में भी कि आपने सियासी पहलुओं को जो है वो अखाड़ा बना लिया, सियासत का अखाड़ा बन गया पाकिस्तान। यहाँ पर नजरियाती इख्तलाफ होना तो एक अलग चीज़ है, नफरतें पैदा हो गई एक दूसरे के दिलों में। सोच ने डेवलप किया, सोच से आपका बिहेवियर बना, बिहेवियर से आपकी पर्सनैलिटी बन गई, और फिर उसके बाद जो है वो रोज़ाना की बेस पर आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं, ये सारा मामला वही है। असल में आप, जब तक आपका लीडर जो है वो ये ना कहे कि आपने कैसे चलना है, आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, आपने ये अच्छा अमल करना है या नहीं करना। देखें, माँ बाप घर में होते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं कि ये गलत बात है, आपने ऐसे नहीं करना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। लीडर भी आपके माँ बाप की जगह है। आपके पाकिस्तान को संभालने के लिए ऐसे लीडरान की ज़रूरत है जो अपने चाहने वाले, अपने फॉलोअर्स को जो है वो तमीज़ सिखा सकें। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि हम फिर से वो लकड़ियों के दौर में जाके खड़े हो गए हैं आज से। देखिए ना डॉक्टर नबिया, जहाँ पे शऊरी नाम की जो कोई चीज़ वाक़यात नहीं पेश है। आए हैं, मतलब ख्वाजा आसिफ का आप देख लें, मरियम औरंगजेब का वाक़ये का मैं जिक्र करूं। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा का एक मैं यहाँ पर जरूर बात करना चाहूंगी। खातून होने का लिहाज किया, ना ख्वाजा आसिफ की उम्र का लिहाज किया। देखिए, मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं कहती हूँ बड़ा हौसला है उनका, Oh my God, बड़ा हौसला जो उन्होंने डील किया ना, उससे उसकी बड़ी तारीफ की। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, एक्सप्रेशन नहीं बदले। मेरी आज तक मरियम साहिबा से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि इतनी बदतमीजी सहने के बावजूद भी कोई औरत, किसी औरत का एक अपना डेक्लोरम होता है कि इज्जत होती है, आप कम से कम किसी औरत को तो माफ कर दें अगर आपका जो है वो मर्दों से इख्तलाफ है। अच्छा देखिए, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें बाहर के मुल्क में सबसे अहम बात ये है। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को गंदा नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। आपका इमेज कौन सा अच्छा है डॉक्टर नबिया? आपका ग्रीन पासपोर्ट जहां आता है वहां आपकी चेकिंग शुरू हो जाती है, वहां पर जो है वो रिलाई नहीं करते। आपने ट्रस्ट लेवल बहाल किया ही नहीं। हमारे माशरे में ट्रस्ट लेवल जिस तरह से ब्रेक करते आए हैं हम सब, ये आप यकीन करें कि हमने शायद अपनी पर्सनालिटी जो है उस तरह बनाई नहीं है। मुझे डॉक्टर नबिया ये बताइए, ये जो सोचने समझने की सलाहियत में फुकदान आ रहा है नौजवानों में स्पेशली, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आपके दिल और दिमाग में किसी के लिए किस हद तक कड़वाहट है नजरियाती तौर पर कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे किसी की प्रेजेंस को, तो इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? अच्छा देखिए, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। आप किसी की बदतमीजी कर रहे हैं ना, आप अपनी जात का तारुफ करा रहे हैं, आप अपनी शख्सियत का तारुफ करा रहे हैं। आप किसी को गलत अल्फाज से जो है वो बुला रहे हैं या सड़क पे चलते हुए किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी जात पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितनी दुनिया देख रही है ना, वो बदतमीजी करने वाले को गलत कहेगी। जिसके साथ बदतमीजी हो रही है उसको गलत नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर वो पलट के जवाब दे दे तो फिर लड़ाई है ना, बिल्कुल। फिर एक नफरत का जो है वो फिर इस समंदर उमट आएगा। फिर जब आप लोगों को समझाया जाता है कि आप सही रास्ते पे चलें, तो फिर आप चीखें मारते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो फिर ऐसे ना करें, बिहेवियर्स को जो है उन पे काम करें। सबसे पहले सोच पे काम करें। कि सोच तो बिल्कुल है, नफ्सियात भी है। आपको लगता है कि अंधी तकलीद का भी मसला है? हाँ। मतलब पैरवी करते हैं बिना सोचे समझे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जो कह दिया गया, जो रवैया शो कर दिया गया, मतलब किसी लीडर ने जुबान से अदा नहीं किया, लेकिन उसका जो रवैया, बॉडी लैंग्वेज है, फिर उसी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी के तहत चला जाता है। असल में दुनिया का कोई भी लीडर नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा नहीं बन सकता। जो आप खुदा के लेवल पे लाके किसी को पूजना शुरू कर देते हैं ना, और उसकी अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं, यही नफरत अंगेज जो है वो शरपसंद अनासर जो है वो फैलाने का बाइस बन रही है बात। कोई भी शख्स, अगर आपको ये पता हो कि परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, हम गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं और उसके बाद हम सीखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गलती के बाद जो है वो अकड़ जाएं तो आप तो शैतान बन गए ना। अच्छा डॉक्टर नबिया, अभी हमने ये सारी डिस्कशन की है डिस्कस करने के लिए कि ये पॉइंटर्स जो हैं प्रॉब्लमैटिक हैं। जी बिल्कुल। इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि बिहेवियर को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है और नौजवानों में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है। मतलब बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी जो हम पढ़ते थे, वो किस तरह से इनको सिखाई जाए, दोबारा से उसकी की जा सकती है। रिफ्रेशर कोर्स करवाने की जरूरत है नबिया। सिर्फ एक चीज समझ लें कि जो लोग किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, वो आप अपना तारुफ दे रहे हैं, अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का तारुफ दे रहे हैं।
इतनी सी सोच को अगर आपने अपने जहन में जगह दे दी ना, तो आप बदतमीजी करना बंद कर देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके खानदान या उसकी शख्सियत पे बात आए। सबसे पहले लोगों के बारे में, चाहे वो कितने बुरे क्यों नहीं है, मैं मान लेती हूँ चले जी बहुत बुरे हैं, आपको बहुत बुरे लगते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ इस दुनिया में जी रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो हमें उनकी कोई ना कोई एक अच्छाई तो उनमें होगी, कोई ना कोई एक अच्छी चीज तो उनमें होगी। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिप दे रही हूँ, कोई ज्यादा काम करने की अपनी शख्सियत पे जरूरत नहीं है। एक टिप है कि जिसकी बहुत ज्यादा बुराइयां, वो बंदा बुरा लग रहा हो ना, उसकी कोई एक अच्छी बात सोच के जो है ना अपने माइंड को जो है वो पॉजिटिविटी रख लें, बस इतना सा रख लें कि आपको ये एहसास हो कि हर बंदा हर जगह गलत नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई उसका अच्छा काम भी मौजूद होगा। बड़ी खूबसूरत बात करके डॉक्टर नबिया आपने सेगमेंट को समेटा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट जिसमें आपने जाना कि किस तरह से जो रवैये हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी और सारी है। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अमराज जिल्द और एजुटेनमेंट के हवाले से आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है और हमें पहले 2 प्रोग्राम में आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिला, आपने कमेंट्स भी दिए, आपने सवालात भी किए, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, हम उनका जवाबात लेंगे। लेकिन आपको बताते चलें, आपके साथ एक फैक्ट शेयर करते हैं कि नवंबर का जो महीना है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने स्किन के हवाले से, स्किन की सेहत के हवाले से मुख्तस कर लिया है। कहने का मकसद ये है कि अवाम को अमराज जिल्द के हवाले से आगाही दी जाए, उनको बताया जाए कि जो स्किन के इश्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको डिस्कस किया जाना भी उससे भी ज़्यादा वाइटल है। बिल्कुल, और उसी डिस्कशन के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारी दुनिया में कॉन्फ्रेंसेज या मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अखबारात, रसाइल और टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को आगाह किया जाता है उनकी जिल्द की सेहत के बारे में। तो इत्तेफाक से हमारा प्रोग्राम भी इसी मकसद से इसी महीने की 1 तारीख को शुरू हुआ। ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की जानिब से पसंद किया गया, जैसे आपने बताया। और लेकिन उसमें अब हम ये भी चाहेंगे कि आप अपनी मज़ीद तजावीज़ भी भेजें। सवालात तो आप भेज ही रहे हैं और हम उनके जवाबात भी आप तक पहुंचाएंगे ब्रिगेडियर साहब से लेकर, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें और जो आपका फीडबैक है उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। तो आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, मंगू पीर के मगरमच्छ और खारिश है। तो देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब के लिए कैसे इन सबको एक लड़ी में पिरोते हैं और हमें एजुटेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? कैसे? जबरदस्त, आपको देख के मजीद खुश हो गए हैं क्योंकि अब आपने इतना इम्पोर्टेंट जो है इशू डिस्कस कर। लेकिन इसको डॉक्टर साहब हम लिंक किस तरह से करेंगे? देखते हैं, अभी हम आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। तो बात ये है, खारिश या खुरक पूछती नहीं है ज़ात। ठीक है। और ठीक है, ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे, इन्होंने तूस्रे बाबरी में जो लिखा है कि सबसे ज़्यादा इन्हें शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब एक बादशाह उनसे मिलने आया और ये खुद खारिश में मुब्तला थे। अच्छा। कहला मुझे दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ उस बात से हुई, खारिश करने से और उसकी शर्मिंदगी से। बहरहाल, तो ये जो बात है कि खारिश ना पूछे ज़ात, हाँ जी, या तो ये जो आप देखें किंग चार्ल्स हैं, एक बादशाह को ये वेलकम कर रहे हैं दूसरे मुल्क के, तो इनको भी खारिश हो रही है और थोड़ी देर बाद ये देखिए नाक खुजा लेंगे अपनी। जो मसला है वो ये हुआ कि जब इन्होंने नाक खुजाया तो दूसरे बादशाह सलामत समझे कि शायद ये मुझे दोबारा सलाम करे। यानी खारिश सिफारतकारी में भी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। जी। तो जैसे हमने पहले दिन आपको कहा था कि अमराज जिल्द जो है वो 3रे नंबर पे आते हैं। तो मेडिसिन के केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बुखार, और सर्जरी के केसेस में सबसे बड़ा जो मसला होता है दर्द। इसी तरह जिल्द की तकलीफ में हमेशा खारिश हो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो तकरीबन जिल्द की तमाम बीमारियां खारिश करती हैं। ठीक है, तो ये अहम तरीन अलामत है। मगर जब हम सिर्फ खारिश का जिक्र करते हैं ना, तो एक खास बीमारी आती। वो कौन सी? वो क्या है, उसे आप खारिश ये जो आप कहते हैं हमारे, जी, ये अलग चीज़ होती है खारिश। ये आपने एक कीड़ा देखा होगा घर में, दालों में, चावलों में, काला सा कीड़ा होता है। जी, देखा है? क्या इसको कुछ कहते हैं, याद है आपको? कोई क्या कहते हैं इसे? पंजाब में सुरसरी कहते हैं। तो सुरसरी कराची में सुरसरी कहलाती है। सुरसरी। तो असल में एक हमने टीवी पे सुना अमेरिकन सुंडी, और ये सुरसरी जो है ना, सुरसरी की नस्ल का देखिए ये कीड़ा है जी। अब ये जो है जब जिस्म पे इंसान के चढ़ता है
तो क्या करता है देखते हैं हम। ये चलता फिरता आपको माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है, बहुत छोटा होता है। ये मेल है, एक फीमेल है। आपका क्या ख्याल है कौन सा मेल होगा इसमें से? जो जिसामत में बड़ा है ये मेल होगा। मजेदार बात जो कीड़ों में छोटा होता है ना वो मेल होता है। और एक और दिलचस्प बात ये है, जो फीमेल कीड़ा होता है ना वो इंसान को काटता है क्योंकि उसे खून की जरूरत होती है अंडे देने की। गैस तो आपने कर लिया, अगली बात भी आप समझ लें। बात खतरनाक है। अच्छा, तो ये जो है ये कीड़ा एक सुरंग सी ऊपर की जिल्द में बना लेता है। देखते हैं इसे कैसे बनाता है। ये देखिए, ये जो कीड़ा है इसको एक पिक्चर में यही वाला कीड़ा, अब इसको हमने ये कलर्ड पिक्चर्स में है कि ये देखे पूरा बाकायदा एक खोद रहा है जिल्द को, जैसे जमीन खोदता है जानवर ना, कोई रैबिट, और उसकी ऊपरी लेयर में एक अपना घर बना के उसमें रिहाइश इख्तियार कर लेता है। अच्छा, ये ऊपर एपिडर्मिस पे ही जी होता है जी इसके? एपिडर्मिस में, ठीक है ना। अब जाहिरी बात है वहां पे जब ख्वारिश होगी खुजाएगा, सुर्ख धब्बे निकलेंगे उसको उसकी मौजूदगी से। और ये साहब इधर आराम फरमा रही है, अच्छा, अंडे ये भी दे रही हैं, पक्के पक्के अंडे भी दे रही हैं इधर, आपका घर बनाया हुआ। अफजाइश भी कर रहे हैं। जी जी, और फिर ये निकल के बच्चे जो है ना दूसरे लोगों अच्छा में। डॉक्टर साहब, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते है? इसको नेकेड आई से हाँ, नहीं देख इसको आपको बहुत मतलब आपको चाहिए, देख सकते हैं, नजर आती है, लेकिन उसके लिए आपको आगे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो घर बनाती है ना, तो ये इस तरह ये एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन की शक्ल में नजर आती है। ओके, ठीक है। और ये अमूमन हाथ पे लोगों के होते हैं, हाथ के खास तौर पे उंगलियों के दरमियान, और फिर जाहिर है खुजाने से फिर वो उस पर इन्फेक्शन हो जाती है, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी हो सकती है। बड़ा मुश्किल मरहला है, मतलब खुजाए बिना रह भी नहीं सकते आप, और खुजाएंगे तो वो और जख्म हो जाएंगे, जख्म हो जाते हैं। और ये अमूमन होता है कि एक ही फैमिली के कई अफराद जो है ना इकट्ठे ओपीडी में आते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो गई, खारिश हो गई। अच्छा, यानी ये आगे से आगे जो जी है वो जी, एक से दूसरे को लगती नहीं। ये देखें कि ये नजर आ रही होगी अभी आपको थोड़ी सी, ऐसे एक डर्मोस्कोप एक आला होता है, उसे देखेंगे अभी एक छोटा सा कीड़ा आपको भागता हुआ नजर आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखें कहीं ये नजर आया आपको? बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। तो ये जो कीड़ा है, मसला ये है कि ये फिर शदीद खारिश करता है। अच्छा, सुर्ख धब्बे दाने निकलते हैं, और सब घर वालों को ये प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या ये होता है? ये कीड़ा होता है ना, उसी को देख रहे हैं ना। हाइजीन की इशू की वजह से वो मैं बताता हूँ इसको कि क्या होता है। अच्छा, देखिए, ये जो है गुर्बत, आफत, क्लोज जहाँ पे जैसे टेंट्स लगे हुए, जलजला आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, जहाँ लोग बहुत करीब करीब रहते हैं, कैद खाने हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक जितने इतना ज्यादा बॉडी कांटेक्ट, और मतलब कहीं पे भी जहाँ ज्यादा बॉडी कांटेक्ट है, तो ये जो है खारिश एक से दूसरे को, ज़ाहिर है कीड़ा चढ़ा हुआ है वो दूसरे को लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो ये होती है कि कुछ बूढ़े लोग, फालिजदा या जहनी बीमार जो होते हैं, उनके तो जिस्म पे ये पल पड़ती है जिसे कहते हैं ना, और उनके पता भी नहीं चलता, वो खुजा भी नहीं पाते, उन्हें पता नहीं चलता। तो वो देखिए उनका हाल ये होता है कि आप ये देखें कि ये कितने ज्यादा लाखों कीड़े उनके जिस्म पे नजर आ रहे हैं। तो ये फैलाव कुर्बत से, कपड़ों से, बिस्तरे से होता है इसका, ठीक। बिल्कुल ठीक तो है। पहचान बड़ी आसान सी है कि रात में लोगों को खारिश होती है, घर के लोगों को भी है, और पोशीदा उस पे अगर किसी के हो रही है तो इसका मतलब है कि ये खारिश जिसे हम इसके 20 कहते हैं वो है ये, ठीक है। अब इलाज बड़ा आसान है। हाँ जी, असल में मामला सारा ये है कि फौरी इलाज की मसला तो जरूरत बड़ा है। गंभीर है, आप देखते हैं इलाज कितना आसान है। फैलने का खतरा है, लेकिन मुतासरीन बढ़ते मैं चले तो आपकी जाएंगे। वीडियोस और इमेजेस से ही बाहर नहीं आ पा रही। वो आपने एक तो आपका चॉइस बड़ा अच्छा है, चुनाव बड़ा अच्छा है, सेकेंडली वो काफी डेंजरस नजर आता है ना कीड़े, देखे वो इसीलिए ताकि लोगों को, अब जो हम बात करने वाले हैं ना वो बहुत अहम है। वो ये है कि ये जो कहना आसान है, करना मुश्किल है इसका इलाज। क्या कहते हैं हम कि ये सर से पैरों तक चप्पे चप्पे पर आप दवा लगा लें, ठीक, पूरे जिस्म पे। अच्छा, 24 घंटे ये दवा लगी रहे। अब इसका क्या मतलब है कि अब किसी भी वजह से जो जगह धुलती है तो वहां दोबारा दवाई लगाएं। मसलन उसने खाना खाया, वुजू किया, वॉशरूम गया, वहां से तो दवा हट गई ना जी बिल्कुल। अब दोबारा लगानी है। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम ये कि सब घर वालों का इलाज करना है। अब ये जरूरी है, लेकिन भले उन्हें खारिश हो या ना हो, लेकिन वो उन्हें मरीज को और घर वालों को ये समझाए कौन सारी कहानी। ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है। पहले देखें वो लिखते भी थे,
अब मतलब वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, हमें ज़रा सोचना चाहिए कि ये ओपीडी पे रश है स्किन की, ये बंदों की लाइन है, ये ख्वातीन की लाइन है, ठीक है, ये रश लगा हुआ है, डॉक्टर साहब बेचारे बैठे हुए, एक को बताया, दो को बताया, कितने वो मरीजों को ये बात बस समझा सकते हैं कि भाई तुम गर्दन से पैरों तक लगाओ, 24 घंटे लगाओ, जो जगह धुलो, फिर घर वालों को भी चाहे हो या ना हो, तो वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, करना कि खतरनाक है और हाँ, इसका इलाज जरूरी है, उनको दिखाना पड़ता है टाइम्स, मुझे ये जो आपको दिखाई है उनको दिखा करना पड़ता है कि भाई ये इसको आपने ऐसे इलाज करना है। फिर आगे से लोगों के भी यूजर हैं कि जी हमने काम पे भी जाना है, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, हम किस तरह ये कर सकते हैं। तो अब आप देखें, ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज बीमारी है बेचारी। हालांकि नुस्खा बड़ा आसान है कि दवाई लगाई, जो जगह धुली, तमाम घर वाले लगाएं, कीड़ा मर जाएगा, ठीक हो जाएंगे, मगर आप देखिए कि इसका फैलाव वजन कितना है कि तकरीबन 13 से 59% शहरी और देही आबादी के लोग इसमें मुब्तला हैं। ये इसका मैंने रेफरेंस भी दे रखा है। इसीलिए अमेरिका में हर साल लाख, कराची के 22%, ये एक स्टडी है जिसमें बता रही है कि 22% लोग, 100 में से 22 वो इसमें मुब्तला हैं। तो मकसद क्या है कि मकसद इस प्रोग्राम को करने का ये है कि जैसे हमने डायरिया के लिए, पोलियो के लिए, डेंगू के लिए, टीबी के लिए मुहिमें चलाई हैं, तो हम इसके लिए भी मुहिम चला सकते हैं। बिल्कुल, मीडिया मुहिम इसलिए चाहिए, और ये हम प्रोग्राम भी इसीलिए कर रहे हैं कि तरीका इलाज टिकटॉक के ज़रिए या किसी भी तरीके से सरकारी तौर पे लोगों को पता हो कि भाई अगर आपके घर में खारिश है, आपको खुद खारिश है, पोशीदा उस पे है, रात को है, तो ये स्केबीज़ है, इसका फ़ौरन इस तरह इलाज करें। और मेरी तजवीज़ इस सिलसिले में ये है जी सारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, कि थोड़ी सी देर बाद आप एक मरीज को समझाएं, दो को फिर हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर बंदा बस दवा लिखता है और कहता है कि बस कर लो, ठीक है। तो मैंने ये किया है कि मैं उनके लिए एक वीडियो बना के या ऑडियो भी बना के उनके घर वालों के लिए, क्योंकि उनके घर वालों को तो समझाना सबसे मुश्किल है, जी हाँ, वो बनाएं और उसके बाद जो है उनको समझा दें, तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। और ये बिल्कुल मतलब काबिल इलाज बीमारी है और बिला वजह लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल। अब हम आते हैं इस बात पे, आपके मंगू जी जी जी, वहीं से जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो बात ये है कि इस बीमारी में जी, ये बीमारी के लिए जो दवा लगाई जाती है उसमें पहले जो है काफ़ी दवाइयाँ हैं, क्योंकि वो तो हमारा मकसद नहीं है, मकसद ये समझाना कि कैसे लगानी है। तो ये मंगू पीर के जो दरबार है, उसमें जो तालाब है, उसमें मगरमच्छ भी है जो उनके हो गए, वहाँ के पानी में सल्फ़र बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो ज़ाहिर है जो भी खारिश वाला मरीज होता था वो वहाँ पे ले जाते थे लोगों को कि भाई मंगू पीर के दरबार में चले जाओ, वहाँ पे नहा लो, तुम्हारी खारिश ठीक हो जाएगी। शिफा है यानी जी, शिफा है उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे जो पहले खारिश के मरीज थे मंगू पीर में बेतहाशा जाते थे, और अभी भी जाते हैं जिनका वहाँ पे ठीक नहीं हो जाता है, इसलिए कि सल्फर जो है इस कीड़े को मार देती है। असल बात ये सही, बिल्कुल ठीक है। तो अब बताइए कोई आप लोगों की तरफ से सवाल हो। बिल्कुल, ये रेलिवेंसी बनती है। अच्छा, मेरा तो एक बड़ा जनरल सा फैसल साहब सवाल है, मतलब ख़ास तौर पे आप ब्रॉडकास्ट में देख लें, मतलब जर्नलिज्म में, या वैसे आप किसी इंटरव्यू में, किसी बड़ी मुलाकात के लिए आप किसी से गए हैं, और जिस तरह छींक रोकना एक मुश्किल काम है, ये अगर आपको खारिश हो रही है, उस पर किस तरह से आप काबू पा रहे हैं वक्ती तौर पे, और सामने वाले को एहसास भी ना हो, जिस तरह से ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की शर्मिंदगी हुई थी। बात ये कि खारिश तो जो हमने इसीलिए लिख दिया था, खुरक ना पूछे ज़ात, और टाइम भी नहीं पूछ, यानी होके रहनी है, होके रहनी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप खुजाते हैं या नहीं खुजाते, वरना एक बड़ा आसान सा है, खुजा ले आप। इससे आसान मेरा ख्याल हो नहीं सकता ना। जब बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि ये जो खारिश है, ये जो कीड़ा है आपकी स्किन के अंदर होता है, एपिडर्मिस के अंदर होता है, और अगर आपको किसी जगह पे खारिश हो रही है, दैट मीन्स वहां पे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है। मुझे ये बताइए कि आफ्टर इंजरी भी जब आपका हील अप हो रहा होता है आपका जख्म, तो भी एक पर्टिकुलर किस्म की आपको इचिंग होती है उस जख्म के ऊपर, क्या उसमें भी इस तरह के किसी बैक्टीरिया का या इस तरह के किसी इंसेक्ट का हाथ है, या वो सिर्फ एक प्रोसेस है माइटोसिस जिसे कहते हैं? नहीं, माइटोसिस नहीं, असल में बात यह है कि जब भी हमें इंजरी होती है
तो एक रिएक्शन होता है बॉडी का जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसमें बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जी। तो उनमें से केमिकल कुछ बुखार भी करते हैं, कुछ दर्द करते हैं, कुछ खारिश भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें उस वजह से खारिश होती है उसका इस कीड़े से। तो मैंने कहा आपको जिल्द की कोई भी बीमारी होगी ना, सबसे बड़ी अलामत खारिश है। जैसे बुखार के 1001 काजेज हो सकते हैं, इसी तरह दर्द के भी हज़ारों काजेज हो सकते हैं, ऐसे खारिश के भी हज़ारों काजेज हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक लफ्ज़ खारिश की बीमारी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे मुराद हमारी स्केबीज होती है, ये वाली बीमारी, कीड़े वाली। और वो फैली भी इतनी ज़्यादा है कि हमें इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को आगाही की ज़रूरत है कि भाई ये इसको इस तरह इलाज करना है। और सिर्फ हमारे पूरी तरह इलाज ना समझाने की वजह से, और उसका मैंने रीज़न भी बता दिया है, तो वो ये फैली हुई है। खारिश से मुतालिक कोई शेर भी ब्रिगेडियर साहब हो सकता है मौके की मुनासबत से। मैं जब स्टूडेंट प्रोफेसर साहब शायराना मिजाज रखते हैं, देखिएगा इसमें भी कुछ होगा। नहीं, वो ये है कि जब मेरी प्रेजेंटेशन थी, जब मैं स्टूडेंट था जी, उस वक्त मैंने रिसर्च की थी। तो एक अंग्रेज अमेरिकन शायर था, उसने एक अंग्रेजी में शायरी की थी। तो वो ये मैं आपको थोड़ा सा एक वर्स बता देता हूँ कि देयर वाज अ यंग बैले ऑफ ओल्ड नेचेस, यानी एक दोशीज़ा थी पुराने ज़माने में नेचेस में, ठीक है, whose garments were always in patches, उसके जो है ना कपड़े फटे रहते थे। तो when comment arose on her states of her clothes, जब लोगों ने कहा भाई ये तुम्हारे कपड़ों का क्या हाल है, she drawled, उसने कहा when I itches, I scratches, जब मुझे खारिश होती है तो मैं खुजाने पे मजबूर हो जाती हूँ। देखे ना, अब आप इस बात का ये कितना अहम इशू है कि मतलब शायरों ने भी इस पे शायरी की है, इस पे लिखा है कुछ ना कुछ। तो डॉक्टर साहब आपका, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनन हमारे नाजरीन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत पसंद आया होगा। और इसमें जो एजुटेनमेंट का एलिमेंट है ना, मतलब एजुकेशन भी है और आप उस तरह से एंटरटेन भी हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें सीख भी लेते हैं। और अगर कोई चीज रह गई है, कोई सवाल है आपका इस सेगमेंट के हवाले से, तो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं QR कोड भी है, इनके डिजिटल नंबर्स भी हैं, एड्रेसेस भी शेयर किए हुए हैं, ईमेल एड्रेस भी है, आप अपने सवालात, तजावीज़, फीडबैक बिल्कुल, जिससे हमें रहनुमाई मिलती है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। अभी हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, सो स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं, और अब हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसे हमेशा से असरार और तजस्सुस ने घेर रखा है, याजूज और माजूज। कुरान पाक में जिक्र करदा ये कौमें जिन्हें कयामत के करीब एक बड़ा फितना करार दिया गया है, हर दौर में लोगों के लिए सवालात का बाइस बनी है। आखिर ये कौन है, इनका ज़हूर कब होगा और इनके जाहिर होने के बाद दुनिया की हालत कैसी होगी? बिल्कुल, याजूज माजूज का तस्करा सिर्फ इस्लामी रवायात में ही नहीं मिलता, बल्कि दीगर मजहबी कुतब में भी मिलता है। ये कहा जाता है कि ये कौमें ज़मीन पर फसाद फैलाने और तबाही मचाने के लिए निकलेंगी। जदीद तहकीक और जोग्राफियाती मुतालात ने भी इस मौजू पर कई सवालात खड़े किए हैं। क्या याजूज माजूज कोई ख़ास कौम है या ये किसी अलामती खित्ते या ख़तरे की नुमाइंदगी करती हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद हैदर अली जाफरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑलवेज वेलकम भाई। अच्छा जाफरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि याजूज माजूज कौन है, हकीकत क्या है इनकी, कुरान में किस तरह से इनका तारुफ करवाया गया? देखिए, इसमें कुरान पाक में भी है और हदीस में भी इसका जिक्र है, इसके अलावा बाइबल हदीस मुबारका में जी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन का जो फरमान है जिसमें कुर्बे क़यामत के फितनों की बात की गई है, तो आप सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा लगाइए कि इसको रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशद्दुल फितना यानी फितनों का शदीद तरीन सुपरलेटिव डिग्री करार दिया है। अब इसके बारे में बहुत सारी जो है साइंटिफिक हैं, लेकिन एक चीज़ से मैं शुरू करना चाहूँगा। जी ज़रूर। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक वार्निंग दी है कि कायनात से छेड़छाड़ मत करो, कहीं कोई ऐसी कौम ना हो जो तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हें आके पकड़ लें। अब याजूज माजूज के बारे में ये कहा जाता है कि सिकंदर ज़ुल्करनैन ने, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइरस है, बहुत सारे, लेकिन मेरी कैलकुलेशन दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि साइरस द ग्रेट जो है उसका तो मज़ार यहाँ अकमन एम्पायर का बानी था। जी हाँ। फिर ये जो जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं वो भी यही है, उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ये जो कुरान पाक में जिसका जिक्र आता है ज़ुल्करनैन का, वो जिनको अल्लाह कहता है कि हमने आसमान के 7 रास्तों में से 3 रास्ते दिए, जैसे मैंने पहले एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि
वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को दलदल में गर्क होते हुए देखा, और वो ठीक? ब्लैक होल था। वो ब्लैक होल था। इसी तरह एक जगह आती है कि वहाँ पे एक कौम थी जो फसाद फैलाया करती थी, तो उन्होंने उसको एक दीवार के पीछे बंद कर दिया। अब इस दीवार के पीछे कोई दीवार ईंटों या कंक्रीट की नहीं है, इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल, क्योंकि एक जगह इसकी तफसीर में आता है कि उन्होंने तांबे, पारे और जो है वो आसमान की ताकत को मिला के एक दीवार बनाई, मे बी समथिंग बर्क और एनर्जी और समथिंग, ठीक है। अब वो जो दीवार है, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा चूँकि इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलाबरेट करना चाह रहा हूँ कि उनकी तादाद हम ज़मीन पे अगर 8 अरब हैं या 7.5 अरब हैं या 7.25 अरब हैं, ठीक है, हमसे कहीं ज़्यादा होगी। ओहो, ठीक। अगर हम लोग इस पूरी खित्ते में रह रहे हैं तो वो अगर हमसे कुछ 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा हैं तो वो कहाँ रह रहे हैं? वो हमसे भी बड़े खित्ते पे किसी पे होंगे। तो हमसे भी। अब इसके मतलब ये है कि हमारे पास गूगल अर्थ में एक एक कोना ज़मीन का मौजूद है। जी हाँ। हमारे पास गूगल स्काइज में भी काफ़ी कुछ मौजूद है, वहाँ पे तो नहीं है। पूरी दुनिया पे कोई ऐसा खित्ता ऐसा नहीं है। कहीं एक जगह जिक्र आता है कि वो धुएं की दीवार के पीछे है। अच्छा, तो वो जो डेंस फोक के एरियाज हैं वो भी हमारे पास इंच हमारे पास है कि हमारे जो दुनिया में डेंस फोक के एरियाज हैं उसका वो वहाँ पे भी नहीं है। तो when they where they are, तो इसको समझिए, वो जो मैंने पहले कहा था कि देयर आर पोर्टल्स, कायनात में बहुत सारे पोर्टल्स अल्लाह ने बनाए हुए हैं। वो कहीं किसी पोर्टल के पीछे हैं, उस पोर्टल के आगे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से वो उससे निकल नहीं पा रहे। जब क़यामत आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हटेगी, वो यहाँ आ जाएंगे, तबाही मचाएंगे। क्योंकि इंसानों के कत्लेआम का है ना कि उन्होंने इंसानों की आबादी को। अच्छा, ये जाफरी साहब दीवार से मुतालिक भी है कि ये वही कौम खत्म करेगी या ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी दीवार? दोनों रिवायात हैं, दोनों रिवायात मिलती हैं। कोई ऐसी जाहिर सी बात है, इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रो। देखिए मिस्ट, आपने एक मूवी देखी होगी द मिस्ट जी, yes, जो धुएं की, ठीक है, वो जो इनके बारे में आता है कि वो एक धुएं की बहुत बड़ी दीवार के पीछे हैं। अब वो जो मैंने ऐसे कहा, मैं बिल्कुल इस वजह से नहीं कह रहा कि इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इट्स काइंड ऑफ, देखें चांदी जो है या कॉपर या पारा जिसे हम कहते हैं जो है क्विक सिल्वर जी, वो जो ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसी कि इनको ढाल के बनाना मुश्किल है। यानी कॉपर से चलें बन जाएगी। कॉपर चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन जो तारें बनती हैं उसमें भी कॉपर होता है। तो ये जो कॉपर है इसका जिक्र आता है, पारे का जिक्र आता है, किसी जगह चांदी और सोने का जिक्र आता है, और एक जगह बर्क का, बिजली का जिक्र आता है। ये चारों चीज़ें, मतलब जब आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मुझे ये लगता है कि इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी उस पोर्टल के गिर्द, यानी वो पोर्टल जहाँ से वो इधर दुनिया में आ सकते हैं, उस पोर्टल को किसी मैग्नेटिक पावर ने घेरा हुआ है। अब कहीं वो उस मैग्नेटिक पावर को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाते हैं, या कुदरत उनको डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाती है, या हम वहाँ पे कहीं छेड़छाड़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके इम्कानात हैं। अच्छा, साइंस अपने, सॉरी बेटा आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन साइंस अपनी चीजों को मनवाते हुए सैकड़ों साल ले जाती है। इट्स नॉट दी, मतलब ऐसी कॉन्क्रीट चीज नहीं होती कि यही है। इसी तरह होगा, मतलब मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जब याजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे दुनिया पर, उस वक्त क्या हालात होंगे और उसके बाद क्या हालात क्रिएट होंगे, इस पे जरा रहनुमाई करें हमारी। उसमें बेटा जो है कि कत्लेआम का तो आपको मिलता है ना कि वो इतनी बड़ी को कौम होगी जो इंसानों को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करेगी। ओहो। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो उनकी जो है वो बहुत लंबे होंगे और वो इंसानों को खाएंगे। फिर उनके बारे में ये भी जो है वो कुछ तफसीरों में ये आता है कि उनके कान इतने लंबे होंगे कि वो ज़मीन पे एक कान बिछाएंगे, दूसरा ऊपर लेके सो जाएंगे। तो वो इस किस्म का भी, मतलब इसकी बहुत सारे हुलिये हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्क्रीट अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, होगा तो पता लगेगा। अल्लाह ना करे कि वो वक्त कभी इंसानों के ऊपर आए, लेकिन चूंकि क़यामत हर चीज़ की एंड अल्लाह ने लगा के रखी है। कायनात जो है उसमें जो कोई बना है, जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि जो कुछ भी है उसने फ़ना होना है। वयबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, वजह अल्लाह के बगैर तो कुछ बचना ही नहीं है ना, सिवाय वो ही एक बचना है, उसके अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब हर चीज़ ने ख़त्म होना है, इंसानियत ने भी ख़त्म होना है, तो कोई ना कोई उसका रीजनिंग तो होगी ना। बिल्कुल। यानी
जो कुन कह के कायनात बना सकता है वो कुन कह के सबको ख़त्म भी कर सकता है, कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह उसने मौत के लिए इजराइल को ड्यूटी दी है, या मौत के लिए जिम्मेदार कोई बीमारी होती है कि फलां बीमारी की वजह से, फलां इस तरह की वजह से, या वो बंदा चला गया, यानी डायरेक्ट कोई नहीं कहता कि इजराइल ने बंदा मार दिया। सही। इसी तरह इस कायनात के निज़ाम को भी एक ख़ास किस्म के फंक्शन एंड फंक्शनैलिटीज़ में अल्लाह ने बनाया है। जैसे एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि क़यामत कैसे आएगी, वो ऑक्साइड ब्रेक होंगे और दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इस दुनिया के एंड के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उसमें एक गॉग एंड मगॉग, याजूज माजूज का एक चैप्टर है, और वो चैप्टर इंतहाई ख़तरनाक है। वो मखलूक क्या करेगी, कैसे करेगी, कौन बचेगा, यानी वो वक्त जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इंसान को दूसरे की होश नहीं रहेगी, तो कहीं कोई ऐसी क्लैमिटी, कहीं कोई ऐसी नागहानी आफत होगी ना जिससे इंसान अपने रिश्तों को भूल जाएगा। वो मैशर में तो होगी, इस दुनिया में भी उसका एक, क्योंकि वी आर एक्चुअली लिविंग इन द रेप्लिका वर्ल्ड। तो जो वहाँ है उसकी एक रेप्लिका यहाँ मौजूद है। तो मैशर के मैदान का एक मंजर यहाँ पे होगा दुनिया में। फिर कहा जाता है कि जब दुनिया में इंसान ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अल्लाह जो है वो समुद्रों को हुक्म देगा कि इनको जो है वो ले जाओ, और उसके बाद फिर जो है वो उसके बाद एक नई डायनेस्टी या नई चीज़ें शुरू होंगी। और जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद भी मतलब वो लोग जो कश्ती में थे वो बच गए थे, इसी तरह अल्लाह कुछ लोगों को बचा लेगा और फिर बाकी जो है वो ज़िंदगी दोबारा शुरू होगी। अच्छा जाफरी साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो मुख्तलिफ हम देखते हैं कि आसमानी किताबें हैं, बाइबल है, उनमें इनका जिक्र किस तरह से बिल्कुल मिलता है? है। गॉग जो है ना, याजूज माजूज या गॉग एंड मगॉग का, इनके बारे में यही तकरीबन मिलते जुलते ख्यालात हैं कि ये एक फितना है जो इंसानियत को नुकसान पहुँचाएगा, और इसमें जो है इससे बचने का तरीका भी, और इसमें सारा मतलब कुरान पाक में भी है। एक सीधी सी बात जो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में भी कि जब तक तुम अल्लाह की ताकत से मुज़य्यन नहीं होगे, मखलूक के ऊपर जो है वो आप उसको दबा नहीं सकते। मखलूक की नेगेटिविटी हो, मखलूक की कोई भी हो असर हो, उसकी ताकत हो, खालिक की ताकत से जुड़े बगैर मखलूक से आप छुटकारा नहीं पा सकते। इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द गॉड, जब आप अल्लाह के नूर से मुज़य्यन होंगे, अल्लाह आपको कोई ना कोई वे आउट तो ज़रूर दे देगा। बेशक। अब भले वो आपको इसमें से निकाल के ले जाए, भले वो आपको कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ पे आप इनसे बच जाएं, भले वो आपको कहीं जो है ना आसमान में उठा ले। देर आर सो मैनी, जैसे नबियों को उठाता रहा है, तो वो अपने को ख़ास बंदों को अगर वो आसमान की तरफ ले जाता है और ज़मीन पे सारी तबाही फैल जाती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर उनको दोबारा उतार देता है। अल्लाह से तो ये बईद नहीं है। इसी तरह देर आर साइंटिफिक वेज, यानी अगर कोई एक ख़ास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने उनको वहाँ रोका हुआ था, तो हो सकता है इंसानों के अंदर ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो यहाँ एक ख़ास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व कर लें और उसके पीछे इनको रोक लें। बिल्कुल ठीक है, अब ये इम्कान है। तो ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि क्या ये भी साइंस ने पता लगाने की कोशिश की है, कुछ रिसर्चर्स ने, कि ये दीवार आखिर है कहाँ पर? इसके बारे में बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, जाहिर सी बात है तमाम लोग इसके ऊपर काम करें जी। तो इट्स काइंड ऑफ जो है इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कहीं इस साइड पे मंगोलिया वगैरह इस साइड के ऊपर है, लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज की कि हमारे पास एक इंच ज़मीन का मौजूद है। बिल्कुल। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये इतनी बड़ी तादाद में हो। हमारे तो समुद्रों के अंदर भी हमारे पास जो है वो इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसके अंदर तक देख लेते हैं। जी हाँ। तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिसका अभी जवाब नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, जवाब की तलाश में है, लेकिन जवाब अभी तक आया नहीं। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपके वक्त का, इस मौजू पर बड़े खूबसूरत तरीके से आपने हमारी रहनुमाई की, इसके लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, तो ये था हमारा याजूज माजूज से मुताल्लिक मौजू, और इसमें हमने जानने की कोशिश की कि ये कौम कौन है, कहाँ पर है। अभी हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अक्सर हम किसी बीमारी या चोट के बाद सिर्फ मेडिसिन या सर्जरी को ही इलाज समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि फिजियोथेरेपी भी बीमारियों और चोटों से सेहत याबी का एक बेहतरीन और मौसर तरीका है, जो ना सिर्फ जिस्मानी बहाली बल्कि दर्द को कम करने के लिए बड़ा असरअंदाज होता है, और बेसिकली ये आपकी लॉन्ग टर्म जो पेन है उसको ख़त्म कर देता है। एक रीसेंट रिसर्च से हमें पता चलता है कि फिजियोथेरेपी ना सिर्फ जोड़ों और पट्टों की बीमारियों में फ़ायदेमंद है, बल्कि फालिज, कमर दर्द और यहाँ तक कि सांस की बीमारियों के इलाज में भी ये हमें मदद फराहम करती है।
फिजियोथेरेपी के फ़वाइद क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसी हवाले से हमने एक खूबसूरत सा पैकेज बनाया है और ये पैकेज बनाने वाली है हमारी नुमाइंदा आयशा। आइए देखते हैं ये खूबसूरत सा पैकेज। आप सब देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आई हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास। आपके जितने भी नए पुराने दर्द हैं उस सब के इलाज के लिए मैं मौजूद हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो आइए मेरे साथ उनके पास चलते हैं और आपके जितने भी नए पुराने दर्द हैं उनका हल जानते हैं। आपके जितने भी पुराने दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं और सर्दियों में जो आपके दर्द वापस आते हैं, उन सब के हल के लिए मैं मौजूद हूँ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महरीन के पास। तो आज मैं डॉक्टर महरीन से आपके बारे में बहुत सी चीज़ें जानूंगी जिससे आपके जितने भी दर्द हैं उनका इलाज किया जाए। यहाँ पे फिजियोथेरेपी से किस किस बीमारी का जो है वो इलाज कर लेती हैं। तो फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट डोमेन है और बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल केसेस हैं जिनका इलाज पहले ऐसा समझा जाता था कि सर्जरी और दवाइयों के अलावा हो नहीं सकता। इन सब का ट्रीटमेंट हम फिजियोथेरेपी से करते हैं, जैसे जोड़ों, मोहरों, पट्ठों से रिलेटेड फ्रोजन शोल्डर के केसेस आते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के केसेस आते हैं। तो ये सारे जो केसेस हैं ये हम फिजियोथेरेपी से डील करते हैं। इवन फिजियोथेरेपी इतनी वास्ट डोमेन हो गई है अब कि उसकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं कि गायनी में भी फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखे होंगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में काम कर रहे हैं, कार्डियो में फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स में फिजियोथेरेपी काम कर रहे हैं, न्यूरो के बहुत सारे केसेस फिजियोथेरेपिस्ट डील कर रहे होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क है या ये एक ही चीज़ है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसीडर किया जाता है कि फ़िज़ियोथेरेपी एक सेपरेट डोमेन है और कायरोप्रैक्टर सेपरेट डोमेन है, लेकिन पाकिस्तान में फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पढ़ते हैं जो कायरोप्रैक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। उनको हम बोलते हैं हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो उनकी सेपरेट सर्टिफिकेशंस फिजियोथेरेपिस्ट करके उनको पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो ये कायरोप्रैक्टर्स जो हैं दिस इज़ अ बिल्कुल सेपरेट समझने के डोमेन है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट सेपरेट सर्टिफिकेशंस करके दे आर परफॉर्मिंग इट। तो वैसे मुझे तो ये क्रैकिंग से बहुत डर लगता है कि अभी हड्डी ना टूट जाए, इस तरह की आवाज़ आती है। बहुत से लोग जो है वो खुद ही करना शुरू हो जाते हैं, अब बहुत आवाज़ें आती हैं। तो मुझे याद है जैसे हम थोड़े छोटे थे तो हम ये करते हैं क्रैकिंग, अभी भी कर लेते हैं। तो घर वाले कहते थे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसा है कुछ कि हम जब उसकी क्रैकिंग करते हैं तो उससे कोई हमारी हड्डियों पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बहुत से लोग करते हैं और इसलिए मैं अभी भी कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ऑब्वियसली मैनिपुलेशन या क्रैकिंग जिससे आप बोल रही हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि मतलब हम नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे आपके अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा हाइपर मोबाइल हैं, बार बार आप क्रैकिंग करेंगे वो और ज़्यादा उनकी मोबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि हम जॉइंट की स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो उस केस में कुछ लिहाज से वो सही कहते हैं कि आपने बार बार क्रैकिंग नहीं करनी। इसीलिए तो हमने सर्टिफिकेशंस की होती हैं, हमने पढ़ाई होती है कि हमारे पास आए, हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चाहिए। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं सबकी कायरो नहीं करती। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो फिजियो प्लस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स होती हैं। जहाँ पे कायरो रिक्वायर्ड है मैं वहाँ पे कायरो करूँगी, जहाँ फिजियो रिक्वायर्ड है वहाँ हम फिजियो करते हैं, और जहाँ कंबाइंड ट्रीटमेंट चाहिए वहाँ कंबाइंड ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट हर चीज़ वेरी कर रही होती है, इसीलिए तो कुछ चीज़ों के लिए हाँ भाई स्पेशलाइज किया जाता है, हमने अपने आप को स्पेशलाइज किया ना। तो एक बात बहुत कॉमन है जो हम लोग भी सुनते भी हैं कि जी सर्दी में पुराने दर्द भी आपके वापस आ जाते हैं, जो आपको चोट लगी है वो पुराने दर्द वापस आ जाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है कि वो पुराने दर्द क्यों सर्दी में ही वापस आती है? क्योंकि देखें सर्दियों में हमारे मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टिफनेस बढ़ रही होती है। अगर पहले कहीं किसी को घुटनों में दर्द थी, गर्मियों में थोड़ी बेहतर हुई, सर्दियों में वो बढ़ जाती है क्योंकि पट्टे बहुत ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये कई हद तक बात ठीक है कि इन्फ्लामेशन या स्टिफनेस बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, मसल सुकड़ाव की तरफ जा रहे होते हैं। तो ठीक है, फिर अब हम चलते हैं, एक सेशन चल रहा है, हम उसको देखते हैं कि उस सेशन से मरीज़ को कितना फ़र्क पड़ा और उससे भी रिव्यू लेते हैं और देखते हैं कि ये थेरेपी होती कैसे है। जैसे
जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर मेहरीन अभी एक थेरेपी कर रही हैं और इनका मैंने पूछा, इनका यही प्रॉब्लम था, गर्दन में दर्द और पॉस्चर का प्रॉब्लम। तो इनकी थेरेपी चल रही है, तो हम पेशेंट से भी जानेंगे कि उनको कितना रिलीफ मिल रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी थेरेपी भी चल रही है तो आपको कितना रिलीफ, कितना सुकून आ रहा है इससे? मुझे काफ़ी हद तक सुकून है इसमें, क्योंकि मैं कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक है, और लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे, तो इस वजह से मेरा काफ़ी पोस्चरल इशू आया हुआ था, मुझे कमर में दर्द और नमनेस आती थी हाथ में, एंड आई रेफर टू अ फिजियोथेरेपिस्ट पहले भी और उससे मुझे सुकून नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव लाइक 7 to 8 सेशंस हो गए मेरे यहाँ पे, एंड आई एम लाइक 90% काफ़ी मुझे रिलीफ है उसका। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अपना कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवाने लगी हूँ। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, कड़ाके और इनकी आवाज़ों से बहुत डर लगता है कि मेरी कोई हड्डी ना टूट जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अब यहाँ पे लेटी हूँ। तो लेट्स सी, चैलेंज। नेक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना आपने, रिलैक्स रिलैक्स हो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे डर लग रहा है वैसे, नहीं डरने वाली बात नहीं। सांस खींचे, नाक से सांस लें, मुँह से निकालें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओह माय गॉड, रिलैक्स, ये तो बहुत ओके, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओह माय गॉड, नेक से रिलैक्स छोड़ें, इजी। शायद बहुत सुकून मिल रहा है मुझे और ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी करवाना चाहें, मुझे जितना डर था वो बिल्कुल निकल गया है कि हम जितना सोचते हैं कितना डर लग रहा है कड़ाकों से, पता नहीं हड्डी टूट जाएगी, और मेरे इतने ज़्यादा आवाज़ आई है क्रैकिंग की, लेकिन मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। बहुत अच्छा आपने किया है, थैंक यू सो मच। तो इस तरह की थेरेपीज़ आपको भी लेनी चाहिए। जैसे दर्द तो हर किसी को आज कहीं ना कहीं पे ज़रूर होता ही है, तो उसकी थेरेपी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और मैं भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए आज यहाँ पे आई थी। इस तरह के मज़ीद सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो आपने देखा कि फिजियोथेरेपी के ज़रिए किन किन जो बीमारियां हैं, जो अमराज हैं, दर्दें हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है और आशा का बड़ा अच्छा पैकेज था ये। और नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अब अगर वीकेंड कुछ आ गया आपको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश हाँ। लगती है तो वो भी आप हमें बताया करें। और अब हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे मंडे को। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।